गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है प्रभावशाली शिक्षण में शिक्षकों की भूमिका। यहाँ हम दो चीजें देख रहे हैं कि शिक्षक की भूमिका क्या है और प्रभावशाली शिक्षण कब होता है। प्रभावशाली शिक्षण तब होगा जब शिक्षक की भूमिका उसमें पूरी तरह से निर्भर रहेगी। शिक्षक की भूमिका अच्छी होगी तो इस विषय से संबंधित कुछ उद्देश्य हैं। छात्रों के संदर्भ और आवश्यकताओं के अनुरूप अध्ययन परिवेश विकसित करना, अभिकारिल्पित करना तथा चयन करना और अधिगम तथा मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधकीय निर्णय लेना, सहयोगी अधिगम की व्यवस्था करना, छात्रों के अध्ययन कार्यों का आकलन करना आदि। अब हम जब इसके प्रस्तावना को देखें या इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण एक कला है। शिक्षक सदैव समाज में पूजनीय रहा है। कहीं इसे शिक्षक, कहीं गुरु, कहीं अध्यापक, कहीं टीचर के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन सभी का कार्य समाज का पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, सिखाने वाला एवं आदर्श रूप में रहा है। शिक्षक समाज का दर्पण होता है, यह राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षक का कार्य छात्रों में जीवन का निर्णय करना होता है। शिक्षक अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला होता है। तो शिक्षण का हम ये देख रहे हैं कि एक कला है जो कि शिक्षक हमेशा ही समाज में इसी कारण से पूजनीय रहा है और उसे कई नामों से भी जाना जाता है। गुरु भी कहा जाता है, अध्यापक, टीचर, कई नामों से उसे पुकारा जाता है और कहा जाता है कि गुरु ही हमारा पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक होता है, जो कि हमें सही मार्ग दिखाता है। और वह वही जो राष्ट्र का निर्माता होता है। तो शिक्षक का जो कार्य है वो छात्रों में जीवन का निर्माण करना होता है कि किस प्रकार से हमारा जो छात्र है वो अपने जीवन का निर्वाह कैसे कर सकता है। शिक्षक अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है। अगर किसी को कुछ समस्या है या किसी को कोई परेशानी है तो शिक्षक उससे बाहर निकालने के रास्ते बताता है। माता पिता के बाद यदि इस संसार में कोई पूजनीय है तो वह शिक्षक है। प्राचीन काल से ही शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कक्षा कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली, रुचिकर बनाए रखना रहा है। छात्र शिक्षण को तनाव के रूप में न लेकर खेल के रूप में ले, उत्साह के रूप में ले, मनोरंजन के रूप में ले। ऐसा वातावरण कक्षा कक्ष में करने के लिए अध्यापक को कई प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं और यदि वो प्रभावशाली शिक्षक न हुआ, उसकी कक्षा बोरिंग हुई, बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे, बच्चों का मन नहीं है, उनमें रुचि नहीं है, तो फिर उसके कक्षा का वातावरण एकदम बेकार हो जाएगा। इसीलिए अध्यापक को विभिन्न प्रकार के प्रयास करने होते हैं। पहला है अध्यापक मित्र के रूप में। यदि अध्यापक छात्रों के साथ एक अच्छे मित्र की तरह, माता पिता की तरह घुल मिलकर कक्षा का शिक्षण कार्य करता है तो निश्चित रूप से बच्चे की कक्षा में आने की आवृत्ति बढ़ेगी और वह अध्यापक के शिक्षण कार्य में रुचि भी लेगा, जिससे बच्चे की शिक्षा के स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि अध्यापक मित्र के रूप में कार्य करे। तो अगर वो अच्छा मित्र है तो फिर बच्चे की परेशानियां भी वो सुनेगा और उसकी जो गलतियां हैं वो भी उसे बताएगा
क्योंकि अच्छे मित्र का काम है कि अपने साथी को सही मार्ग बताना, सही मार्ग पर लाना। अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है, तो उसे बताना चाहिए कि वो गलती कर रहा है। तभी वो वहाँ से अ, हटेगा, अपना अच्छा कार्य करने लगेगा। तो इस तरीके से अध्यापक का भी वही कार्य है, मित्रवत व्यवहार हो, ताकि बच्चा अपनी परेशानी अध्यापक से कह सके। और अगर वो परेशानी बता रहा है, तो अध्यापक भी उससे उसकी जो परेशानी है, उसको सुधारने का, उसको मिटाने का प्रयास कर सकता है। और इसी वजह से अगर अध्यापक इस तरीके का है, तो बच्चे कक्षा में आना शुरू कर देंगे। बहुत अधिक मात्रा में बच्चे कक्षा में आना शुरू कर देंगे और बच्चों को उसमें रुचि आने लगेगी। तो इसी तरीके से यदि हम कक्षा के स्तर में सुधार लाना चाहते हैं, तो अध्यापक को एक मित्रवत व्यवहार करना होगा। अगला हम देखते हैं कि अध्यापक भी अपने पीरियड्स रोज़ाना लें। कभी-कभी क्या होता है कि अध्यापक अपनी कक्षा को लगातार नहीं लेते। जब आप अपने पीरियड रेगुलर लेता है अध्यापक, तो बच्चों में भी उस अध्यापक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। बालक को भी लगता है कि ये मेरी कक्षा का अध्यापक है, ये मुझे रोज़ पढ़ाने आ रहा है, तथा वह सदैव उस अध्यापक का पीरियड लेने का प्रयास करते हैं। उन्हें भी लगता है कि इन मैम का पीरियड तो हमें लेना ही है। तो इसीलिए जो अध्यापक हैं, उन्हें अपनी जो क्लास है, अपनी जो कक्षा है, वो रोज़ लेनी चाहिए। अध्यापक के इस गुण के कारण भी बच्चों के कक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि यदि अध्यापक रेगुलर रोज़ अपनी कक्षा में समय से जाता है, समय से आता है, तो उस अध्यापक को बच्चे ज़्यादा लगाव रखते हैं। उस अध्यापक से बच्चों को अधिक सहानुभूति होती है। तो इसलिए इस समय भी हम कह सकते हैं कि अध्यापक का ये गुण अत्यंत प्रभावशाली तब सिद्ध होता है, जबकि बच्चों के शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ हम जब रोज़ क्लास लेने की बात करते हैं, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि शिक्षण का कार्य उदाहरणों के द्वारा, जब अध्यापक किसी विषय वस्तु को विभिन्न उदाहरणों, कहानी या फिर प्रसंग के द्वारा बच्चों के सामने रखता है, तो बच्चे उससे काफ़ी रुचि लेते हैं तथा बच्चे इस प्रकार के शिक्षण को बोझ न समझकर एक खेल के रूप में लेते हैं, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उभर कर आता है और बच्चों के शिक्षा के स्तर में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भी अध्यापक अपनी कक्षा को लेने के लिए जाए, तो वहाँ अपने विषय से संबंधित बहुत सारे उदाहरणों से वो विषय वस्तु को समझाएँ। अगर हम अ, एक रोज़ के जीवन से संबंधित उदाहरण लें या कोई ऐसी कहानी उन्हें सुनाकर उस विषय वस्तु को समझाएँ, तो फिर कहीं न कहीं बच्चे उनमें रुचि ले सकते हैं। केवल हम जाकर उन्हें विषय वस्तु को ही पढ़ाने लग जाएँ, उसी से संबंधित प्रश्न पूछने लग जाएँ, तो फिर बच्चा कहीं न कहीं ऊब जाएगा, वो पढ़ना पसंद नहीं करेगा। लेकिन हम यदि उससे कुछ मनोरंजन तरीके का बना दें, तो क्यों ना बच्चे उसमें रुचि लेंगे। बच्चे इस प्रकार के शिक्षण को बोझ नहीं समझेंगे, वो खेल-खेल में पढ़ाई कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि कक्षा का जो वातावरण है, उसमें काफ़ी कुछ सुधार आएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा
और इससे क्या होगा, बच्चों के जो शिक्षा के स्तर में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। तो उदाहरणों के द्वारा जब कोई चीज़ समझाई जाती है, तो फिर हमें अत्यधिक उसमें रुचि भी हो जाती है और समझ में भी अच्छी तरह से वो चीज़ आ जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बच्चों को भी पढ़ाने का मौका। अध्यापक जब पढ़ाने लगते हैं, विषय वस्तु सिखाता है बच्चों को, तो निश्चित रूप से बच्चे उसे 100% नहीं सीख पाते। यदि बच्चों को कह दिया जाए कि कल किन्हीं 2 बच्चों से जो आज मैंने आपको सिखाया है, उसी को आप मेरे स्थान पर खड़े होकर अन्य बच्चों को सिखाने का प्रयास करोगे, तो निश्चित रूप से बच्चे घर पर जाकर उस विषय वस्तु के बारे में विभिन्न पुस्तकों की सहायता से सीखने का प्रयास करेंगे और कुछ बच्चे तो ऐसे निकल कर आएँगे कि वह अध्यापक से भी अच्छा उस विषय वस्तु को सिखाने का प्रयास करेंगे। इससे बच्चों में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है और बच्चों के शिक्षा के स्तर में सुधार देखने को मिलता है। ये जब हम कर सकते हैं, जब हम मान के चलिए कि उदाहरण के लिए हमने गणित विषय ले लिया और गणित विषय के अध्यापक ने कोई सवाल उन्हें श्यामपट्ट पर करवाया। अब श्यामपट्ट पर जब शिक्षक ने एक सवाल कर दिया, उसके बाद उसने दूसरा सवाल एक बच्चे को बुलाकर ब्लैक बोर्ड पर करवाया। तो उससे क्या होगा, बच्चे को भी प्रोत्साहन मिलेगा, उसे भी खुशी होगी कि मुझे श्यामपट्ट पर बुलाकर अध्यापक ने मुझसे ये करवाया है। तो और बच्चों को भी उससे देखकर उन्हें लगेगा कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो उसमें प्रतियोगिता की भावना अपने आप ही आ जाती है। तो फिर सारी कक्षा में अधिक से अधिक विद्यार्थी श्यामपट्ट पर आने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से जब उन्हें शिक्षक का सिखाया हुआ यदि नहीं भी आ पाता है या कम आएगा, लेकिन जब वो खुद करेंगे, तो उनको और अच्छी तरह से वो चीज़ आ जाएगी और जो उनका उद्देश्य है शिक्षक का, वह भी पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों को भी पढ़ाने का मौका देना चाहिए। अब अगला बिंदु आता है कि सिखाते समय विषय वस्तु को दोहराना। जब भी शिक्षक अपनी विषय वस्तु को पढ़ाए, तो बच्चों को सिखा रहा होता है जब, तो कक्षा में उसे बीच-बीच में दोहराना चाहिए। क्योंकि अगर हो सकता है किसी बच्चे का ध्यान ना हो, तो यदि अध्यापक दोहराता है, तो फिर उसका ध्यान चला जाएगा और उसे भी वो बात समझ में आ जाएगी। तो 1-2 बार उसे अपनी विषय वस्तु को दोहरा लेना चाहिए। थोड़ा-सा पढ़ाने के बाद दोबारा उस चीज़ को दोहरा लिया जाए, जिससे यदि किसी बच्चे के एक बार में समझ नहीं आए, तो वह दूसरी बार में समझ में आ जाती है और तीसरी बार में तो सभी को स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार के शिक्षण में सभी बच्चे सकारात्मक रूप से रुचि लेते हैं तथा निश्चित रूप से शिक्षा के स्तर में आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो हमें यदि अध्यापक के रूप में छात्रों को पढ़ाना है, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति यदि हम रखते हैं कि बच्चों को विषय वस्तु सिखाते हुए उस विषय वस्तु को बार-बार, समय-समय पर उसे दोहराते जाएँ, तो फिर वो बच्चा बार-बार उस चीज़ को सुनकर वो उसको अच्छी तरह से समझ भी लेगा और उसके उसमें सकारात्मक रूप से रुचि उत्पन्न हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि निश्चित रूप से कक्षा के स्तर में सुधार देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे हम अपनी कक्षा में
काम में ले सकते हैं। अध्यापक को इन सभी चीज़ों को देखते हुए कक्षा में चलना चाहिए। अब जब हम कक्षा के सुधारने की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम बच्चों को प्रेरक कहानियाँ अवश्य सुनाएँ। एक अध्यापक का कार्य केवल पाठ्य वस्तु पढ़ाना ही नहीं है। हमें बच्चों को एक अच्छा नागरिक भी बनाना है। तो इसके लिए बच्चों को प्रेरक कहानियाँ अवश्य सुनाएँ। बीच-बीच में जब भी पाठ्य वस्तु को पढ़ाते हुए आप उन्हें अच्छी-अच्छी कहानियाँ भी सुना सकते हैं। बच्चों को सप्ताह में 1 बार निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की प्रेरक कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए। यदि हो सकता है तो अध्यापक अपने किसी अच्छे कार्य को का उदाहरण प्रस्तुत करें, तो बच्चों पर अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बच्चों से भी प्रेरक कहानी बीच-बीच में सुनानी चाहिए। अध्यापक बच्चों के सामने कोई ऐसा व्यवहार न करे जिससे कि उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि बच्चे अध्यापक को अपना हीरो समझते हैं। वे समझते हैं कि जो अध्यापक कर रहा है वह सही है। इसलिए स्वयं अध्यापक उनके सामने एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करे। तो आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपके शिक्षण कार्य में 4 चाँद लग जाएँगे। तो इसीलिए बच्चों के सामने अध्यापक को एक आदर्श अध्यापक बनकर रहना होगा और उन्हें बीच-बीच में इस तरीके की प्रेरक कहानियाँ सुनाएँ, जिससे कि उनके व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन आए, उनको भी एक सकारात्मक सोच का प्रभाव पड़े। तो इसीलिए यदि हमें बच्चों को पूर्ण रूप से उनका सर्वांगीण विकास करना है, तो कक्षा में पढ़ाई के अलावा भी थोड़ा-थोड़ा उन्हें कहानियों के माध्यम से उनमें नैतिकता लाई जाए, कुछ प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से उनमें नैतिकता लाई जाए, तो हो सकता है कि बच्चा एक अच्छा गुणवान व्यक्ति बन सकता है। तो इसी के कारण हम इस तरीके का व्यवहार कक्षा में कर सकते हैं। अगला जो विषय है, जो बिंदु है, वो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि सामाजिक जो कार्य हैं, सामाजिक कार्यों में बच्चों की भागीदारी। अब सामाजिक कार्यों में बच्चा जब समाज में रह रहा है, तो उसे थोड़ी सामाजिक कार्यों में भागीदारी भी करनी चाहिए। स्वयं अध्यापक को विद्यालय में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए, जिससे कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास हो सके। जैसे विद्यालय की साफ-सफाई, विद्यालय में पेड़-पौधे लगाना, विद्यालय के फंक्शनों और में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना, विद्यालय में ऐसे बच्चों को चिन्हित करें जो फीस न देने में असमर्थ हैं, उनकी फीस जमा करना, बच्चों को स्पेश स्पेसिमेन कॉपी फ्री देना। ऐसा करने से बच्चों में आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा तथा वे आपके द्वारा कही बात को अधिक तवज्जो देंगे। तथा वह भी ऐसे कार्यों में बढ़-चढ़ कर रुचि लेने का प्रयास करेंगे। ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे अध्यापक के द्वारा बच्चे सीखने में अधिक रुचि लेते हैं, जिसके कारण बच्चों के सीखने के स्तर में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। अब जब हम सामाजिक कार्यों की बात करते हैं, तो बच्चों की भागीदारी तभी निश्चित कर सकते हैं जब उन्हें पता हो कि हमें समाज में रहते हुए कौन-कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें करने चाहिए। तो उन कार्यों को स सर्वप्रथम अध्यापक ही शुरू करें। विद्यालय से ही क्यों ना शुरू किया जाए, तो विद्यालय की साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाए। यदि विद्यालय के में कक्षा गंदी पड़ी है, तो उस कक्षा को साफ करना चाहिए।
टेबल चेयर हैं, उन्हें साफ करना चाहिए, फैन है, उसे साफ करना चाहिए। तो विद्यालय की साफ-सफाई पर ध्यान दे सकते हैं और यदि इन विद्यालय से हम शुरू करते हैं, तो फिर आगे-आगे और भी हम अपने घर में, अपने समाज में रह रहे हैं वहाँ, इस तरीके की साफ-सफाई पर ध्यान दे सकते हैं। पेड़-पौधे लगाना, पेड़-पौधों को लगाने से और भी अच्छा वातावरण हो जाता है वहाँ पर जो फुलवारी है या हरियाली है, उससे हमें और अधिक लाभ मिलता है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। तो इस तरीके से जब उनको इस चीज़ की अम, वैल्यू बताएँगे, इस चीज़ के बारे में बताएँगे, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाए। विद्यालय के फंक्शनों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना, तो ये जब बच्चे तब करेंगे, जब वो देखेंगे कि हमारा अध्यापक भी इस तरीके के काम में हिस्सा ले रहा है, तो उन्हें भी खुशी होगी, वो भी कहेंगे कि सर हम भी करेंगे, मैम हम भी करेंगे। तो विद्यालय में ऐसे बच्चों को चिन्हित करें, जो कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं जो फीस ही नहीं दे पाते। तो हो सकता है 1-2 बच्चे यदि इस तरीके के हों, तो उनकी फीस जमा आप कर सकते हैं, तो आपको कर देनी चाहिए। बच्चों को जो स्पेसिमेन कॉपीज़ आती हैं, फ्री वाली, तो वो बच्चों को दे सकते हैं कि बच्चे फ्री में पढ़ सकें। तो बच्चों को भी लगेगा कि अरे! मेरा अध्यापक बहुत अच्छा है, तो उसको भी लगेगा कि मैं इनका सम्मान करूँ। तो उ और अधिक सम्माननीय आप हो जाएँगे तथा वे आपके द्वारा कही बात को अधिक मानने लगेंगे, उसको अधिक तवज्जो देंगे तथा वह भी ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेने का प्रयास करेंगे। उन्हें लगेगा कि हमारा अध्यापक जब ऐसे कार्य कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसीलिए अध्यापक को वो एक तरह से अपना हीरो मानते हैं कि मेरा अध्यापक जिस प्रकार का है, मुझे भी वैसा ही बनना है। तो इसलिए बच्चों के सामने एक आदर्श अध्यापक आपको बनना होगा, जिसके कारण बच्चे भी आपके एक आदर्शवादिता को ग्रहण करें। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के जो सीखने का स्तर है, वो उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। अब अगला जो बिंदु है, वो है बच्चों में नेतृत्व की क्षमता का विकास। बच्चों में भी इस क्षमता का विकास होना चाहिए, क्योंकि अध्यापक कक्षा को विभिन्न टोलियों में बाँट दे, प्रत्येक टोली का एक नेता घोषित कर देना चाहिए तथा प्रत्येक टोली को एक कार्य दे दे और उसकी जवाबदेही नेता की होनी चाहिए। इससे बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। उनमें आत्मविश्वास जैसे गुणों का संचार होगा और जिसके कारण बच्चे शिक्षा में भी रुचि लेंगे तथा जो अध्यापक सिखाता है, उसे बड़ी ज़िम्मेदारी से के साथ सीखने का वह प्रयास करेगा। तो हम ये देखते हैं कि हमें बच्चों में भी नेतृत्व की क्षमता का विकास करना चाहिए क्योंकि जब वो एक उसको टोली बनाने के बाद अध्यापक उसे एक नेता के रूप में कि आप ही लीडर हो, इस टीम के आप लीडर हो, तो उसके ऊपर वो जवाबदेही आ जाती है, उसके कंधों पर एक ज़िम्मेदारी आ जाती है कि यदि मैंने इस काम को नहीं करवाया बच्चों के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से इसको नहीं किया, तो फिर हमें कहीं न कहीं नीचा देखना पड़ेगा। तो वो पूरा जोर लगा देते हैं कि जो काम हमें अध्यापक ने दिया है, तो वो मेरे नेतृत्व में है, तो उसमें नेतृत्व की भावना भी जागने लगती है। वो भी उनको ऑर्डर देकर सारा काम करवाने के लिए तैयार हो जाता है। उनमें भी आत्मविश्वास जागृत हो जाता है कि मुझे सर ने लीडर बनाया है, तो ज़रूर मेरे अंदर कोई ऐसी बात होगी। तो उस तरीके के गुणों का संचार होने लगता है उसके अंदर, जिसके कारण बच्चे शिक्षा में भी रुचि लेंगे। उन्हें लगता है कि मैं एक टीम का लीडर हूँ और यदि मैं कक्षा में फेल हो गया या अच्छे नंबर नहीं आए, तो फिर मेरी तो बेइज़्ज़ती हो जाएगी। तो इसलिए
उसको यह समझना होगा कि मैं अच्छे नंबर लाऊँ, तो वो अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से करने लगेगा तथा जो अध्यापक सिखाता है, उसे भी वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ सीखने का प्रयास करेगा। इसलिए बच्चों में जो नेतृत्व की क्षमता है, उसका भी विकास करना चाहिए। अगला हमारे पास आता है बिंदु, कक्षा में घूम-घूम कर पढ़ाएँ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अध्यापक को कक्षा में बैठकर नहीं पढ़ाना चाहिए। कभी भी अध्यापक को कक्षा में बैठना नहीं चाहिए। उसे कक्षा पर खड़े होकर वह घूम-घूम कर पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा कि अध्यापक की सभी बच्चों पर नज़र रहेगी तथा अनुशासन भी बना रहता है तथा सभी बच्चे सीखने का प्रयास भी करते हैं। क्योंकि अध्यापक सभी बच्चों के टच में रहता है तथा यह भी भली-भाँति देखता रहता है कि कौन बच्चा मेरी बात को गंभीरता से ले रहा है और कौन गंभीरता से नहीं ले रहा। कौन बच्चा पढ़ाई में रुचि ले रहा है, कौन बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है। तो वैसे अधिकतर सब टीचर कक्षा में घूम-घूम कर पढ़ाते हैं। तो अधिकतर बच्चे पढ़ने में रुचि भी लेते हैं। देखने में मिलता है कि इस प्रकार के शिक्षण कौशल से शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार देखा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा यदि शिक्षक है, तो वो कक्षा में बैठकर नहीं, बैठने से अनुशासन भी बिगड़ जाता है। बच्चे भी सोचते हैं कि अध्यापक तो बैठ गए, चलो हम भी शोर मचाना शुरू कर दें या अब हम नहीं पढ़ें। तो वहाँ अध्यापक यदि कक्षा में कोई प्रश्न शामपट पर लिख देता है और बच्चों से कहता है कि अब आप इसे करिए, तो उसे बैठना नहीं चाहिए, कक्षा में घूम-घूम कर देखना चाहिए कि कौन बच्चा है इस काम को अच्छी तरह से कर रहा है। तो फिर बच्चे भी थोड़ा-सा डरेंगे कि अध्यापक अब हमारे पास आने वाला है, हम इस सवाल को करके रखें। तो इस तरीके से यदि पढ़ा रहा है कक्षा में, तो फिर सभी छात्र भी उसे गंभीरता से लेंगे और पढ़ाई में रुचि भी लेंगे। और अगर अच्छा काम बच्चा कर रहा है, अगर बच्चे ने अच्छी तरह से सवाल कर लिया है, तो फिर अध्यापक को उसे थोड़ा-सा उसकी बढ़ाई भी कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर बच्चा और अधिक रुचि लेना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होगा कि शिक्षण का जो कौशल से जो शिक्षा का स्तर है, उसमें भी काफ़ी कुछ सुधार हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब हम पढ़ा चुके होते हैं, तो फिर कक्षा में छात्रों को गृह कार्य अवश्य दें और गृह कार्य केवल गृह कार्य देना ही नहीं है, उनके गृह कार्य को चेक भी करें। तो बच्चों को उचित गृह कार्य अवश्य दें, जो भी आपने विषय वस्तु पढ़ाई है, उससे संबंधित उन्हें गृह कार्य देना चाहिए तथा उसे निश्चित रूप से चेक भी अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अगर आप चेक नहीं करेंगे, तो फिर बच्चा जैसा मर्ज़ी काम करके ले आएगा, सही है, गलत है, अच्छी लेखनी में है या ऐसे ही बेकार-सा काम करके लाया है। तो इस चीज़ के लिए उसे आपको चेक भी करना पड़ेगा। आपके इस शिक्षण कौशल से बच्चों में निश्चित रूप से शिक्षा के स्तर में सकारात्मक रूप से सुधार अवश्य देखने को मिलेगा। तो इसलिए गृह कार्य का अपना ही महत्व होता है। कक्षा में जो शिक्षक ने पढ़ाया है, उसमें से थोड़ा-सा एक क्वेश्चन उसे गृह कार्य में भी दे देना चाहिए, ताकि घर पर जाकर भी वो अपने विषय से जुड़ा रहे। उस कार्य को जब करेगा, तो उसके दिमाग में भी वो सारी चीज़ें आएँगी, जो शिक्षक ने उन्हें कक्षा में बताई हैं। तो गृह कार्य देना भी आवश्यक होता है। अब गृह कार्य के बाद हम ये देखते हैं कि पूर्ण तैयारी के साथ कक्षा में जाएँ। जब भी अध्यापक कक्षा में जाए, तो विषय वस्तु को आपको कक्षा में बच्चों के सामने प्रस्तुत करना होता है। उसे 1 दिन पहले
अवश्य पढ़ लें। इससे आप में आत्मविश्वास आएगा, आप में खुद ही अपना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा तथा उस विषय वस्तु को बच्चों के सम्मुख स्पष्ट रूप से आप रख पाएँगे तथा बच्चे भी उस विषय वस्तु को सीखने में अधिक रुचि लेंगे। ऐसा करने से बच्चे आपकी बात को बिना किसी रुकावट के सुनेंगे। ऐसा जो अध्यापक करते हैं, उनका शिक्षण कार्य काफ़ी अच्छा होता है। तो और बच्चे भी ऐसे शिक्षक का सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इससे बच्चों के सीखने के स्तर में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ ये बात हमारी इसलिए भी अच्छी है कि हमें पूर्ण तैयारी के साथ इसका मतलब हमें पूरा उसका प्लानिंग के साथ, योजना के साथ कक्षा में जाना चाहिए कि हमें क्या पढ़ाना है और इसे किस तरीके से प्रस्तुत करना है बच्चों के सामने। और यदि हमें सारा पता है प्लानिंग, तो वहाँ हम कभी कक्षा में रुकेंगे नहीं, बच्चों के सामने हमें नीचा नहीं देखना पड़ेगा और अगर हम बिना तैयारी के चले गए, तो वहाँ हम इधर-उधर देखना शुरू कर देंगे कि अब क्या करें? इसके बाद हमें क्या बोलना है? इसके बाद हमें क्या पढ़ाना है? बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? इनको कैसे मैं पढ़ाऊँ? तो ये सारी चीज़ों की प्लानिंग हमें पहले से ही करनी होगी। तो फिर पूर्ण तैयारी के साथ ही कक्षा में जाना होगा। तो इस इन सभी चीज़ों से क्या होगा? सकारात्मक परिवर्तन आएगा, छात्रों में भी और शिक्षक में भी। अब इस चित्र के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि जो लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, वे उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान के हकदार होते हैं, जो उनको पैदा करते हैं। क्योंकि माता-पिता सिर्फ़ बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि शिक्षक उनको अच्छे से जीने का तरीका सिखाते हैं। ये अरस्तू ने कहा है। अरस्तू के ये शब्द थे कि जो माता-पिता हैं, वो तो केवल बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन उन्हें जो रास्ता दिखाता है, उन्हें अच्छा नागरिक बनाता है, वो शिक्षक ही होता है। इसलिए जो लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान के हकदार हैं वो। तो इसलिए शिक्षक का सम्मान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अब नेक्स्ट जो बिंदु है, वो हमारा है शैक्षिक भ्रमण के द्वारा शिक्षण। शिक्षक को शैक्षिक भ्रमण के द्वारा भी शिक्षण करवाना चाहिए, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी शैक्षिक भ्रमण के द्वारा शिक्षा पर बहुत अधिक महत्व देते थे। वे कहते थे कि भ्रमण के द्वारा ग्रहण की गई शिक्षा स्थायी होती है। भ्रमण के द्वारा शिक्षण में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं तथा उनके शिक्षा के स्तर में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। इस प्रकार की शिक्षा को वह बहुत ही सरलता से सीख लेते हैं। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से यदि हम बच्चों को सिखाएँ, उन्हें दिखाकर एक-एक चीज़ बताएँ, तो उनका जो ज्ञान है, वो एक स्थायी ज्ञान बन के वो हम उनके सामने आएगा। तो इसी तरीके से शैक्षिक भ्रमण अत्यंत आवश्यक होता है और शिक्षक को अपना 1-2 विषय ऐसे चुन लेने चाहिए कि वो उन्हें बाहर कहीं ले जाकर शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर उन चीज़ों को समझाकर सिखाए। तो उनका ज्ञान और भी अधिक बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगला बिंदु कक्षा में प्रत्येक बच्चे की भागीदारी। कक्षा कक्ष में चर्चा के दौरान हर बच्चे को भागीदारी देने का प्रयास करें। यह एक दिन में संभव नहीं होगा, तो सप्ताह के अलग-अलग दिनों में बच्चों को अपनी बात रखने का अवसर दें, ताकि कोई भी बच्चा ये ना महसूस करे कि कक्षा कक्ष में जो पढ़ाया जा रहा है, वह उसके लिए समझना मुश्किल है। उसको लगे कि कक्षा का संचालन उसके लिए ही किया जा रहा है। इससे बच्चे खुद भी सीखने की ज़िम्मेदारी लेंगे और तैयारी के साथ कक्षा में आएँगे। इसलिए बच्चों की भागीदारी भी अत्यंत आवश्यक है। यदि आप प्रश्न
पूछ रहे हैं, तो प्रश्न भी संपूर्ण कक्षा से पूछिए। एक इधर आगे से, पीछे से, दाएँ-बाएँ सभी जगह से बच्चों को आप प्रश्न के लिए उठाइए। तो बच्चों का भी ध्यान रहेगा कि मुझे शिक्षक पूछ सकता है, मुझसे भी शिक्षक पूछ सकता है। वरना तो 2-4 ही बच्चों से अगर आप पूछोगे प्रश्नों के उत्तर, तो और बच्चे तो बिल्कुल मायूस हो जाएँगे और वो पढ़ना भी नहीं चाहेंगे, उनकी रुचि भी नहीं फिर रहेगी पढ़ाई में। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वो संपूर्ण कक्षा पर ध्यान दे। अगला है कि सरल, स्पष्ट एवं मातृभाषा में शिक्षण। अध्यापक को कक्ष में सरल, स्पष्ट एवं मातृभाषा में ही शिक्षण कराना चाहिए। क्योंकि बच्चे जितना बेहतर तरीके से मातृभाषा को पढ़ना सीखते हैं या कोई व्यवहार करना सीखते हैं, वह अन्य किसी भाषा में नहीं कर सकते। जिससे कि वह कमज़ोर से कमज़ोर और होशियार से होशियार बच्चे की समझ में आसानी से आ जाएगा। इसीलिए हमारे पढ़ाने का जो अ, भाषा है, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चों के दिमाग में घुसे। ऐसी भाषा ना हो कि बच्चों को समझ में ही नहीं आ रही है। तो इसलिए बच्चों के लिए थोड़ी सरल सी भाषा हो, स्पष्ट भाषा हो और मातृभाषा में शिक्षण हो। तो हो सकता है कि बच्चा जो आप कहना चाह रहे हो, जो आप उसे समझाना चाह रहे हो, वो अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से वो सीख जाए। तो इससे क्या होगा कि कक्षा में सभी विद्यार्थी, चाहे वो कमज़ोर विद्यार्थी हों, चाहे वो होशियार विद्यार्थी हों, सभी को आपकी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। इसलिए जो शिक्षण है, वो सरल, स्पष्ट होना चाहिए। अगला बिंदु है बैग का वज़न कम। हमें इस प्रकार के प्रयास करना चाहिए जिससे कि बच्चे के बैग में वज़न कम से कम हो। टीचर अपनी बुक से बच्चों को कक्षा में पढ़ाए तथा बच्चों से केवल नोटबुक लाने के लिए बोले। क्योंकि बच्चे के बैग में जब ज़्यादा वज़न होता है, तो वे जल्दी थक जाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव बच्चे की सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि बच्चे बहुत जल्दी बहुत सारा भारी-भारी बैग उठाकर जब कक्षा में लाते हैं, तो वो वैसे ही कक्षा में थक जाते हैं। अब शिक्षक जब उन्हें पढ़ाने लगता है, तो उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि वो तो खुद ही थके हुए हैं और इस तरीके से यदि रोज़ वो थक ही जाएँगे, तो फिर वो पढ़ाई क्या करेंगे? इसलिए बच्चों के बैग का जो वज़न है, वो कम हो जाना चाहिए। बहुत ही कम बैग बच्चों के साथ में हो। इसीलिए बच्चों के बैग बिल्कुल हल्के होने चाहिए कि वो एक उसमें नोटबुक ले आएँ और जो अध्यापक पढ़ा रहा है, वो उसमें नोट कर लें। तो इस तरीके से वो बच्चा थकेगा भी नहीं और उसे रुचि भी बनी रहेगी पढ़ाई में। तो इस तरीके से हमें यह देखना होगा कि किस प्रकार से जो बैग का वज़न है, वो कम हो सकता है। अब हम अगला जब देख रहे हैं घर पर पढ़ने की आदत का विकास, जो बालक है वो घर पर पढ़ने की आदत का भी विकास उसे करना चाहिए। जितना बच्चा सेल्फ स्टडी से सीखता है, उतना किसी अन्य के द्वारा नहीं सीखता है। शिक्षक या अन्य तो केवल रास्ता बताने वाला होता है। उस रास्ते पर तो छात्र को ही चल कर जाना होता है। अतः अध्यापक को अधिक से अधिक बच्चों को घर पर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि घर पर पढ़ने की आदत से
बच्चा जब कक्षा में पढ़ता है उसके बाद वो विद्यालय से जब घर जाता है, तो घर पर भी उसे उन चीज़ों को दोहराना पड़ेगा, वरना वो उन चीज़ों को भूल जाएगा। तो थोड़ा-बहुत जो शिक्षण है, वो उसे घर में भी करना चाहिए और घर पर पढ़ने की आदत उन्हें तभी डलेगी, जब शिक्षक उन्हें थोड़ा-थोड़ा काम घर के लिए भी देंगे। तो शिक्षक या अन्य तो केवल उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, 1-2 सवाल उन्होंने करवा दिए, उसके बाद उन्होंने घर के लिए दे दिए। अब बच्चा घर पर आराम से उन सवालों को कर सकता है और इससे क्या होगा, उसे पढ़ने की आदत भी डलेगी। बच्चा घर पर भी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित होगा और उसके जो पढ़ाई है उसका वहाँ दोहराया भी जा सकता है। दोहराने के बाद उसका जो पढ़ने का वो है, वो उसे अच्छी तरह याद हो जाएगा या उसे घर पर पढ़कर यदि कोई दिक्कत महसूस हुई या कोई कठिनाई हुई, तो वो कक्षा पे आकर दोबारा शिक्षक से पूछ सकता है। तो इस तरीके से पढ़ने की जो आदत है, वो छात्र को हमेशा डालनी चाहिए। अब इसमें शिक्षक अपने आप को उदाहरण के रूप में ले। शिक्षक को छात्र अपना जब हीरो ही समझते हैं, तो इसलिए शिक्षक को सदैव सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि उसके व्यवहार का अनुसरण करके छात्र अधिक से अधिक सीखने का प्रयास कर सके और उनके व्यवहार का अनुसरण कर सके। अध्यापक को सामाजिक जागरूकता जैसे मुद्दों को बच्चों के बीच में प्रस्तुत करते रहना चाहिए तथा स्वयं को भी एक उदाहरण के रूप में सदैव प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में काफी तेजी आती है। अध्यापक के व्यवहार का छात्रों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए शिक्षक जो है, वो एक उदाहरण बन के उनके सामने प्रस्तुत होना चाहिए और अधिक से अधिक उसका ये प्रयास रहना चाहिए अध्यापक को कि सामाजिक जो जागरूकता है, ऐसे मुद्दों में बच्चों के बीच प्रस्तुत करते रहना चाहिए कि किस प्रकार से हम समाज में जागरूकता लाएँ और स्वयं को भी एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ और समाज के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो सामाजिक कार्य हैं, वो भी समय-समय पर छात्र कर सकते हैं। इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी आती है। बच्चे बहुत जल्दी से चीज़ों को सीख लेते हैं। फिर अध्यापक के व्यवहार का छात्रों पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। भई अध्यापक का यदि सकारात्मक व्यवहार है, तो बच्चे भी सकारात्मक होंगे और सकारात्मक सोच होगी उनकी। तो इस तरीके से अध्यापक के व्यवहार का छात्रों पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक शिक्षक को जब वो अपना हीरो समझता है या वो सोचता है कि मुझे भी इन शिक्षक जैसा बनना है, तो यदि हमें अध्यापक होते हुए उस छात्र को एक अच्छा नागरिक बनाना है, एक समझदार, गुणवान, आदर्शवान व्यक्ति बनाना है, तो कहीं न कहीं हम उनके जो शिक्षक की सकारात्मक सोच है, व्यवहार है, उसी तरीके से छात्र भी उस व्यवहार का अनुसरण करने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो एक अच्छा नागरिक बनकर निकलेगा। तो इसी तरीके से फिर नाम किसका होगा? शिक्षक का नाम ऊँचा होगा कि वो शिक्षक था जिसने मुझे इस तरीके का ज्ञान दिया और मैं इस तरीके का बन गया। अगला जो अगर हम देखें कि यदि जो अध्यापक है, वो उपरोक्त शिक्षण कौशलों का अपनी कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है। तो कक्षा शिक्षण का जो कक्षा कक्ष का शिक्षण है, उसमें स्तर में सकारात्मक दृष्टि से सुधारेगा
तथा बच्चे भी सीखने में रुचि लेंगे तथा वे कक्षा के शिक्षण को एक बोझ न समझकर खेल के रूप में लेंगे। यदि अध्यापक उपरोक्त शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है, तो उसके पीरियड में बच्चों के छोड़ने की प्रवृत्ति भी धीरे-धीरे कम होने लगती है और बच्चों के शिक्षण का स्तर भी सुधरने लगता है। इस तरीके से हम देखें, तो हम ये देखेंगे कि बहुत सारे ये शिक्षण कौशल जो थे, उनका प्रयोग यदि कक्षा में किया जाए, तो कक्ष का वातावरण कैसा होगा? सकारात्मक होगा और सकारात्मक होने से बच्चे सीखने में रुचि भी लेंगे और शिक्षण को बोझ भी नहीं समझेंगे। खेल-खेल में वो सीख लेंगे जो भी शिक्षक सिखा रहा है और कौशलों का प्रयोग भी करेंगे। तो इससे कक्षा में, उनकी क्लास में, पीरियड में बच्चों के छोड़ने की प्रवृत्ति भी धीरे-धीरे कम हो जाएगी। जब शिक्षक बोर करता है छात्रों को, तो फिर छात्र भी कक्षा को छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं, कक्षा में टिकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। तो यदि अध्यापक इस तरीके से पढ़ाएगा, विभिन्न प्रकार के कौशलों से पढ़ाएगा, तो फिर कक्षा में बच्चे भी रुकना शुरू कर देंगे और बच्चों के शिक्षण का स्तर में भी सुधार लगने लगेगा। इस तरीके से इस विषय से संबंधित जो भी हमने पढ़ा, उसमें बहुत सारी शिक्षक की भूमिका के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और यही शिक्षक का कर्तव्य है कि वो अच्छी तरीके से छात्रों को पढ़ाए और इन सारी जो चीज़ें हैं, कौशल हैं, उनका ध्यान भी वो रखे। तो इससे कक्षा का वातावरण भी अच्छा बना रहेगा और बच्चा भी पूर्ण रूप से अधिक मूल्य सीख जाएगा। तो अब हम अंत में, इस विषय के अंत में हमारे जो महत्वपूर्ण लिंक हैं, वो हमारे सामने हैं। तो इन महत्वपूर्ण लिंक से आप इस विषय में और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने विषय को और अधिक लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। उनमें पहला प्रश्न है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास कराना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी। अब यहाँ जब हम भाषाई कौशल विकास की बात कर रहे हैं, तो उपरोक्त सभी इस विषय का, इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को कुछ पढ़ाने की। इसका सही उत्तर है बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की। अगला प्रश्न है, एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? छात्रों व अभिभावकों से अच्छे संबंध, अध्यापकों से अच्छे संबंध, मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता या कड़ा व्यवहार। इसका सही उत्तर है मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता। अगला प्रश्न, स्वयं के उदाहरण देना एवं स्वयं के नियम बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है? ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिवृत्ति। इसका सही उत्तर है ज्ञानोपयोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है, वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है, या फिर ए
और सी दोनों। इसका सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर डी ऑप्शन, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न, दल शिक्षण में दल होता है छात्रों का, अध्यापकों का, प्रधानाध्यापकों का, सभी का। इस प्रश्न का उत्तर होगा अध्यापकों का। अब अगला प्रश्न आता है, भारतीय सूक्ष्म शिक्षण का जगत जनक किसे कहते हैं? आशुतोष मुखर्जी, उमा गुप्ता, एस.एन. गुप्ता, दीनदयाल तिवारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दीनदयाल तिवारी। अगला प्रश्न, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे? ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, मातृभाषा का प्रयोग न करने वाले को दंड देंगे, उनको कक्षा में आगे बैठने को कहीं कहेंगे, अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में पीछे बैठने को कहेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न पूछने के कौन से उद्देश्य नहीं हो सकते? बालक की कठिनाइयों को जानने के लिए, बालक की इज्जत को दूर करके उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए, बालक को मानसिक तनाव देने के लिए, बालक में फिरौती और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है बालक को मानसिक तनाव देने के लिए। अब अगला प्रश्न है, अगला भी है, अंतिम भी है। अंतिम प्रश्न है, निबंध लेखन में छात्रों द्वारा की जाने वाली समान अशुद्धियां हैं। स्पष्ट भाषा का प्रयोग, भाषा का व्याकरण सम्मत होना, वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग न करना, अर्थात उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग न करना। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। अब आज का विषय यहीं समाप्त होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हिंदी शिक्षक की भूमिका और क्या कर्तव्य है। आज के लिए बस इतना ही। आगे का विषय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।